रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। हाँ, एक ऐसा फिनोमेना जो सरफेस पे टेक प्लेस करता है। क्या? रिफ्लेक्शन सुन लिया। तो जब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, तो आप मिरर में जब अपने आप को देखते हैं तो वो रिफ्लेक्शन है। इसमें लाइट रे जाती है, स्ट्राइक करती है एक पॉलिश सरफेस से और वापस आ जाती है। चलिए, बात उसकी नहीं हो रही है, बात हो रही है रिफ्रैक्शन की। एक लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है और वहां क्या करती है? बेंड करती है। तो हम इसे कहते हैं बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। अगर एक लाइट रे रेयरर मीडियम से स्टार्ट हो रही है और डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। अब ये रेयरर मीडियम क्या है? जैसे एयर रेयरर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम है। कैसे पहचानेंगे कि रेयरर कौन है, डेंसर कौन है? तो स्पीड ऑफ लाइट बता देती है कि कौन रेयरर है। स्पीड ऑफ लाइट एयर में बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसीलिए एयर रेयरर मीडियम है। जबकि वाटर में कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट? वाटर में स्पीड ऑफ लाइट होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जहां स्पीड ऑफ लाइट कम है वो डेंसर मीडियम है और जहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वो रेयरर मीडियम है। ग्लास में कितना है? ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट है 2 × 10⁸। इसका मतलब है ग्लास इन सबसे भी डेंसर है, एयर और वाटर से भी डेंसर है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम है 2 × 10⁸। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अब एक रे ऑफ लाइट क्या कर रही है? इंसिडेंट है फ्रॉम रेयरर टुवर्ड्स डेंसर। तो मतलब एक रे ऑफ लाइट रेयरर से जा रही है डेंसर मीडियम की तरफ। क्या होगा? तो होना तो ये चाहिए था कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी तो लाइट रे क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स नॉर्मल। ये रहा हमारा नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर, इसके तरफ बेंट हो जाएगी। इस केस में क्या होगा? इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है। एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। ये है केस 1। क्या होगा अगर लाइट रे इसका रिवर्स करने लगे? अब लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है। अज्यूम करते हैं वाटर से लाइट रे मूव करती हुई एयर की तरफ आ रही है। कुछ ऐसा जैसा आप कॉइन्स को देखते हैं या पानी के ग्लास में, या आप पानी में अपना पैर डाले हुए हैं, स्विमिंग पूल में आपने पैर डाला हुआ है, तो आपको महसूस होता है अरे ये पैर इतने मोटे कैसे दिखाई दे रहे हैं। कभी महसूस किया है आपने? या वाटर के अंदर, ग्लास के अंदर, कोई ग्लास के नीचे कोई ऑब्जेक्ट रख लीजिए, एक पानी का ग्लास है, उसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट देखिए, वो ऑब्जेक्ट आपको रेज्ड और अपवर्ड नजर आएगा। तो यही वो फिनोमेना है। क्या हो रहा है? देखिए, लाइट रे अगर टेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं, लाइट रे जो ये पहली है इसका नाम है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट वो लाइट रे होती है जो मूव कर रही है, ठीक है, टुवर्ड्स द सरफेस। तो आती हुई लाइट रे को, इनकमिंग लाइट रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। और ये लाइट रे अब टेंसर से आने की वजह से वो मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल कर जा रही है, नॉर्मल से दूर चले जा रही है, ठीक है। ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ये रे है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। तो आप यहां ध्यान देंगे कि इसका एंगल ऑफ इमर्जेंस, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस एज कंपेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। या ऐसा भी हो सकता है कि लाइट रे बेंट ही ना करे। हाँ, दो कंडीशन में हो सकता है लाइट रे बेंट ना करे, या तो दोनों बॉडीज, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, तो लाइट रे क्या करेगी? इस मीडियम में बेंट किए बिना ही निकल जाएगी। क्या होगा? जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होगा, सेम होगा। या कब कब हो सकता है? या तब हो सकता है जब लाइट रे परपेंडिकुलर आ रही है, दैट मींस इंसिडेंट रे इज 0, रिफ्रैक्टेड रे इज आल्सो 0। क्लियर है? चलिए आगे का केस और समझते हैं। कौन सा एंगल क्रिएट करती है, इसको समझना है। लाइट रे, आती हुई लाइट रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनाती है इसका नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब ये लाइट रे बाहर निकल जाती है तो इसका नाम होता है रिफ्रैक्टेड रे। ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल के साथ जब एंगल बनाती है इसका नाम होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? अब पहला लॉ अप्लाई करते हैं। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, अर्थात इसकी साइन की वैल्यू आई की, एंगल ऑफ इंसिडेंस की साइन वैल्यू दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या मतलब है इसका? क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि अगर हम साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, अर्थात किसी पेयर ऑफ मीडियम के लिए ये वैल्यू चेंज नहीं करेगी। समझ गए? ये स्नेल्स लॉ का पार्ट है। तो अब इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। क्या होगा अगर लाइट रे अपना पाथ ट्रैक बैक कर जाती है, मतलब जिस रास्ते से वो आई है, क्या लाइट रे वापस वहां से वापस भी जा सकती है?
हाँ, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। दैट मींस अ लाइट रे कैन ट्रेवल बैक द सेम पाथ फ्रॉम विच हैज अराइव्ड। मतलब अगर यहां से लाइट रे मूव करेगी तो वो वापस उसी पाथ को ट्रैक कर जाएगी, उसी पाथ पे मूव कर जाएगी, रिवर्स भी कर जाती है। क्लियर है? अब आता है कुछ फॉर्मुलेज हैं, कुछ नंबर्स हैं जो आपको याद करने हैं। सबसे पहले समझेंगे इसमें एक इंपॉर्टेंट रूल। जब हम बात करते हैं लाइट रेस की फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर जाने की बात करते हैं, तो मीडियम क्लियर हो गया। अब मीडियम के साथ हमें ध्यान देना है, पहला एक फॉर्मूला आ रहा है, वो है v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमदा, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब आपको स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट है आपके लिए वेलोसिटी, और फ्रीक्वेंसी दैट इज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, एंड लेमदा का सिंबल किसके लिए है? वेवलेंथ। ये न्यूमेरिकल आपको बन सकता है, इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल बन सकता है जिसमें कोई एक मिसिंग होगा, तीनों में से एक। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। कोई दो वैल्यू दी रहेगी, कोई एक मिसिंग होगा। क्लियर है इस चैप्टर के इस फॉर्मूले पे? आगे आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। जब हम बात करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये भी एक फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्लियर है? मतलब जिस भी मीडियम से हम कंपेयर कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास से कंपेयर कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्लियर है? ये फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। इससे पहले भी मैंने फॉर्मूला दे दिया, इन दैट मीडियम। दो फॉर्मूले हो गए आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों को डिवाइड कर देंगे या ये लगा देंगे। क्लियर है? सिंबॉलिकली इसको ऐसे लिखा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ये सी जो है वही है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और याद कर लीजिएगा, इसका नंबर आपको नहीं याद होगा तो इसका नंबर याद कर लीजिए, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एयर में भी अप्रोक्सीमेटली यही नंबर है। ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, एयर भी लिखा हो तो एक ही है। और ये दैट मीडियम वो मीडियम है जिससे इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, और जो आंसर आएगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाए फॉर्मूले पे। आइए अगला फॉर्मूला देखते हैं। अब इस चैप्टर में ध्यान ये भी देना है कि जब लाइट रे पास कर रही है, थोड़ा ध्यान से इस फिनोमेना को देखेंगे, ये इस फिनोमेना की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जब लाइट रे पास कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो क्या होगा? तो लाइट रे जैसे ही डेंसर से रेयर जा रही है, ये मैंने नॉर्मल बना दिया, तो लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल चले जाएगी। जरा एक डायग्राम देखिए, ये रही इंसिडेंट रे हमारी, ये रही इंसिडेंट रे। ठीक है, ये रहा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां लाइट रे क्या करेगी? मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल कर जाएगी। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या हुआ? लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। हाँ, ये तो हमने डिस्कस किया था। तो ये जो एंगल है ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस केस में ध्यान से देखिएगा, इसका नाम दे रहे हैं केस 1। इस केस में आप देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज लेसर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई इज लेस देन आर। आई किसके लिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर किसके लिए? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। केस 2, इसमें केस 2 आ जाएंगे तो क्या होगा? केस 2 आएंगे तो अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर की तरफ मूव कर रही है, और ध्यान से देखिएगा, और लाइट रे इस मीडियम को पार नहीं कर पा रही है, बल्कि वो लाइट रे क्या कर रही है? बिटवीन द मीडियम, क्या बिटवीन द मीडियम ही मूव कर जा रही है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस तो मालूम चल गया, पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन परपेंडिकुलर है। R इज 90 डिग्री। तो ऐसे केस में सच एन इंसिडेंस एंगल इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। ऐसा इंसिडेंस एंगल कहलाता है क्रिटिकल एंगल। सिंबॉलिकली लिख दिया आपके लिए। क्या याद करना है? इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, मैं अभी आपसे फिर पूछने वाला हूं। क्या चीज? कि अगर इंसिडेंट रे मूव कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो लाइट रे क्या कर जा रही है? मीडियम को क्रॉस नहीं कर पा रही है, बट की बिटवीन द टू मीडियम्स मूव कर जा रही है। देखिए ध्यान से, लाइट रे क्या कर गई? उस रेयर मीडियम में गई ही नहीं, देखिए इसी पे मूव कर जा रही है। एरो से समझ में आ रहा है क्या बना रही है? 90 डिग्री बना रही है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। सच क्रिटिकल एंगल, हाँ, ऐसे इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल एंगल कोई और नहीं है, इस इंसिडेंस एंगल का ही नाम क्रिटिकल एंगल हो जाता है। सर कोई एग्जांपल? हाँ, क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर। आप मुझसे पूछेंगे क्रिटिकल एंगल, तो मैं कहूंगा क्रिटिकल एंगल याद कर लीजिए। किसकी जरूरत पड़ने वाली है? वाटर की। वाटर का क्रिटिकल एंगल है 49 डिग्री। क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास याद कर लीजिए 42 डिग्री।
ठीक है, वैसे डायमंड भी बता दूं तो 25 डिग्री है, आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ग्लास का और वाटर का याद कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपके बहुत सारे ऑपरेटर्स बेस्ड हैं। जब आप आगे प्रिज्म करेंगे तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ग्लास का 42 डिग्री और वाटर का 49 डिग्री। क्लियर है, ये क्रिटिकल एंगल आपको याद होने चाहिए। क्लियर है, रूल नंबर 2 समझ में आ गया, केस नंबर 2 समझ में आ गया। केस नंबर 2 में आपका जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल बन जाता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है, केस 3 ध्यान से देखिएगा, जिसपे ढेर सारा क्वेश्चन आता है। क्या मैंने कहा, ढेर सारा क्वेश्चन आता है। अब फिर से देखिए, लाइट रे मूव कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये रही वो लाइट रे। इस बार लाइट रे सेकंड मीडियम में न जाकर के बल्कि सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है। इस बार लाइट रे बाउंस बैक कर जाती है सेम मीडियम पर, और इस बार जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ध्यान से सुनिएगा, रिफ्रैक्शन नहीं बोला, रिफ्लेक्शन, दैट इज बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। याद है, आप मिरर में जब देखते हैं तो रिफ्लेक्शन करते हैं, लाइट रे जाती है, टकराती है और वापस आ जाती है। और यहां पर क्या हो रहा है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ये वाला R है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें अनोखा क्या है सर, अरे भाई ये रेयर मीडियम पे लाइट जानी चाहिए थी ना, डेंसर से रेयर जानी चाहिए लाइट रे, वापस आ गई डेंसर मीडियम में। इसका फिनोमेना का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या नाम है इस फिनोमेना का, थर्ड केस का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है इस केस में, इस केस में I एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। देखा, क्या पहली कंडीशन है, I एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। पिछली बार मैंने एग्जांपल दिया था, वाटर का क्रिटिकल एंगल है 49 डिग्री, तो अज्यूम करिए कि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना जरूरी है। बहुत ध्यान से सुन लो, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको ये याद नहीं होगा तो आप नहीं बता पाओगे कि लाइट रे किधर बेंड करेगी। अभी प्रिज्म बेस्ड डायग्राम्स करेंगे तो इसमें बहुत जरूरत पड़ेगी, इस नियम की, इन रूल्स की जरूरत पड़ेगी। दूसरा रूल क्या है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और तीसरा रूल है, लाइट रे शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर। लाइट रे रेयर से डेंसर जाएगी तो ये रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा। ये तीन कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के लिए। क्लियर है, हाँ अभी इसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है, अभी मैं आपके साथ इसकी जरूरत बताने वाला हूं। यहां तक क्लियर है, क्रिटिकल एंगल वाला क्लियर हो गया कंसेप्ट, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्लियर है, TIR क्लियर है। चलो अब इस पे बेस्ड प्रिज्म के क्वेश्चंस देखते हैं। आइए पहले प्रिज्म समझते हैं। तो प्रिज्म एक ट्रायंगुलर शेप का लगता है। वैसे प्रिज्म में 5 ग्लास सरफेस होते हैं, सही सुन रहे हैं, 2 ट्रायंगुलर सरफेस होती है और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होती है। 5 सरफेस का मटेरियल होता है, और ये जो दिख रहा है आपको फेस है, इसे कहते हैं हम लोग, इस वाले फेस को कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहां पे लाइट रे जब इंसिडेंट होती है हम कहते हैं इंसिडेंस रे, ये रही इंसिडेंट रे। और ये लाइट रे एक बार एंटर कर जाती है तो वो बेंट करती है। क्यों बेंट करती है, रूल पुराना है, क्योंकि लाइट रे जो है वो रेयरर से आ रही है, रेयरर एयर से आ रही है, ग्लास की तरफ जा रही है, तो इसीलिए लाइट रे क्या करती है, बेंट कर जाती है, टुवर्ड्स द बेस बेंट करती है, इसकी तरफ। लाइट रे हमेशा इस बेस की तरफ बेंट करती है, तो लाइट रे बेंट कर जाती है। इस लाइट रे को हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या नाम है, मैं छोटा सा लिख दे रहा हूं, RR, रिफ्रैक्टेड रे। और जो लाइट रे बाहर निकल रही है वो फिर बेंट कर जाती है, और इसका नाम होता है इमर्जेंट रे। ये लाइट रे अब डेंसर से रेयर की तरफ जा रही थी, तो ये नॉर्मल से दूर चले जाती है, मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस, यहां पर है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान दिया आपने, ध्यान दिया आपने। आपको ध्यान ये भी देना है कि यहां पर R1 छोटा एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन, और ये R2, ये दो भी क्रिएट हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको क्या पता करना है अब कि एंगल ऑफ प्रिज्म कहां है, कहां है एंगल ऑफ प्रिज्म, तो ये टॉप पर है, एंगल ऑफ प्रिज्म यहां पर है। क्लियर। तो अगर एक इक्विलेटरल प्रिज्म ले लें, कौन सा प्रिज्म, इक्विलेटरल मतलब 60 60 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना है ना, तो यहां पर एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और अगर हमें निकालना हो कि सर एंगल ऑफ डेविएशन डायग्राम में कहां है, तो आप फिर से देख लीजिए, इस डायग्राम को फिर से देखिए। यहां लाइट रे इंसिडेंट रे है, और ये लाइट रे बन जाती है रिफ्रैक्टेड रे, और जब बेंट करके बाहर निकलती है बन जाती है इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। अब इस इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस कर दे, तो चलिए प्रोड्यूस कर दिया, और रिफ्रैक्टेड रे को भी, सॉरी इमर्जेंट रे को भी प्रोड्यूस कर दें, तो इन दोनों के बीच में बनता है एंगल ऑफ डेविएशन, अर्थात बताता है हाउ मच द लाइट रे इज गोइंग टू बेंड, डिग्री ऑफ बेंडिंग बताता है ये डेविएशन। सिंबल है देखिए डेल्टा का, क्या है ये, एंगल ऑफ डेविएशन।
किसके बीच में पाया जाता है एंगल ऑफ डेविएशन? ये रही हमारी इमर्जेंट रे, ये है हमारी इमर्जेंट रे और ये है हमारी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में है एंगल ऑफ डेविएशन। वेरी क्लियर है? हाँ, ये तो क्लियर हो गया। इस पे एक रूल, जब हम बात करते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म की, ध्यान से देखिए, सिंबल है ए, एंगल ऑफ डेविएशन सिंबल है डेल्टा, ये किसके बराबर होता है? इन दोनों का सम आई प्लस ई के बराबर होता है। हाँ, इस पर भी न्यूमेरिकल बन सकता है। मैंने पहले ही कहा, ये चैप्टर आपको लगेगा कि सब याद करके चले जाएंगे, लिख देंगे, कुछ नंबर नहीं मिलने वाला है। ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि सीधे 4 नंबर या 5 नंबर मिल जाएगा आपकी थ्योरी लिखने पे। थ्योरी नहीं आना है, कंसेप्ट आना है। आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, आपका बेस समझो। इस पे जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे बने हैं, हर एक एरो को पहचानिए, हर एक सिंबल को पहचानिए, हर एक डिग्री को पहचानिए। समझ गए क्या करना है? फिजिक्स इजी है, बट ओनली इज आपका कंसेप्ट उसमें क्लियर होना चाहिए, तभी आप उस पर लिख पाओगे। क्लियर? वो लॉन्ग आंसर्स को याद करके या रट करके, ठीक है, मगअप करके लिखेंगे, कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस आने वाले नहीं है जहां पे एक साथ आपको नंबर मिलने वाला है। छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, 2 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, बस यही आएगा इस पूरे चैप्टर से। बहुत इजी चैप्टर है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या करेंगे? आपको 4 वैल्यूज दे दिया है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है? तो मैंने बता दिया, इसका सम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा आई, और ये रहा एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये रहा ई, इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो इस 4 में से 3 वैल्यूज दे देगा और एक वैल्यू मिसिंग कर देगा, आप निकाल लेंगे। आइए एक कंडीशन और देखते हैं, कब होगा ऐसा कंडीशन कि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाएगा। आइए फिर से देखते हैं। एक प्रिज्म लिया, एंगल ऑफ डेविएशन तब मिनिमम होगा जब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे, 3 रे तो क्लियर हो गई। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, अगर ये पैरेलल टू दी बेस हो जाती है, क्या लिखा मैंने? पहला कंडीशन, व्हेन रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू दी बेस ऑफ प्रिज्म, है ना? तो ये पहली कंडीशन है मिनिमम डेविएशन बनाने की। और क्या होगा? ध्यान से देखिए, यहां पर इंसिडेंस एंगल, ध्यान से सुनिएगा, इंसिडेंस एंगल विल बिकम इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ऐसे कंडीशन में यहां देखिए, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने बना दिया आपके लिए, ये रहा एंगल ऑफ इमर्जेंस, जहां आई और ई दोनों इक्वल होंगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। ये 2 कंडीशन जब पूरी होगी तो क्या होगा? तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बनेगा। मैंने सिंबॉलिक लिख दिया डेल्टा मिन, हाँ, सिंबॉलिकली लिख दिया डेल्टा मिन, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन सबसे स्मॉलेस्ट होगा। वैसे कब होता है मैं आपको दिखा भी देता हूं। हाँ, 2i माइनस ए होना चाहिए फॉर्मूला, गलती से मिस्टेक हो गया। आओ समझ गए? ये 2i क्या है? i इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आप ले ले 48 डिग्री, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर आपने ले लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस एज 48 डिग्री, उस केस में एंगल ऑफ इमर्जेंस भी 48 डिग्री रहता है। एंगल आई और एंगल ई का कंडीशन पूरा कर दिया मैंने। और यहां पे आप पुट करके देखिए, एक इक्विलेटरल प्रिज्म में जिसमें सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, उसमें आप पुट करके देखिए, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपको मिल जाएगा। आपको मिलेगा 2 इंटू 48 माइनस 60, तो 2 इंटू 48 हो गया 96 माइनस 60, सो योर आंसर इज 36 डिग्री। कब आएगा एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम? क्लियर हो गया। कब आएगा एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम? जब क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 48 होगा। क्लियर है? ये याद कर सकते हैं। हाँ, ये फॉर्मूला याद हो गया आपको, कंडीशन याद हो गई। आइए अब ले चलता हूं प्रिज्म पे बेस्ड डायग्राम पे, जो कि आना ही है इस बार। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक इक्विलेटरल प्रिज्म की, जो आपने अभी तक देखा। आपने देखा कि एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, लाइट रे एंटर कर रही है, रेयरर से डेंसर जा रही है। तो ये लाइट रे जो एंटर कर रही है वो इंसिडेंस एंगल बना रही है, यहां से वो लाइट रे हल्की बेंट कर रही है टुवर्ड्स द बेस, और बाद में क्या हो जा रही है? वो बाहर इमर्जेंट रे बन जा रही है। क्लियर क्लियर क्लियर, ये तो मालूम था आपको, पक्का? अब केस चेंज ये है कि अगर लाइट रे इस इक्विलेटरल प्रिज्म में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, एंटर करे यहां से, तो क्या होगा? तो एक रूल है इसके लिए, वो रूल ये है कि जिस पोजीशन से लाइट रे आ रही है वहीं से वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पकड़ लेती है। हाँ, ये लॉजिक फिर से सुनना मेरा। क्या मैंने कहा? ये एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, एक ऐसा प्रिज्म जिसमें ऑल एंगल्स आर 60 60 60। क्लियर? इक्विलेटरल प्रिज्म समझ गया मतलब? तो इसका मतलब यहां पे सारे एंगल 60 60 60 होंगे, पक्का? तो ये जो लाइट रे एंटर कर रही है इस बार, वो कहां से आ रही है? देखिए, बेस से जा रही है। तो जब लाइट रे बेस से जा रही है, तो यहां पर आकर के जब वो टकराएगी तो वो 60 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी। सर आपको कैसे मालूम यहां 60 डिग्री आएगा? मैंने एक नियम बताया ना कि लाइट रे कहां से एंटर कर रही है,
यहां से एंटर कर रही है, 60 के नजदीक से एंटर कर रही है, इसीलिए लाइट रे क्या करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 बनाएगी। अब मेरा रूल पूछने के लिए आ गया आपसे, मैंने कहा था तुमसे पूछूंगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो क्या होगा। याद रखिए, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, जो कि ये ग्लास का बना प्रिज्म है, और इसका क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री। याद है, प्रिज्म ग्लास का मटेरियल बना होता है, तो 42 से तो ज्यादा है 60 डिग्री, तो इसका मतलब है लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाएगी। यहां पर डेंसर मीडियम है, पक्की बात है, बाहर है रेयरर मीडियम, ये भी सही बात है, तो लाइट रे डेंसर से रेयरर जा रही है, हाँ जा रही है सर, कंडीशन पूरी हो रही है। दूसरा कंडीशन क्या पूरी हो रही है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, हाँ 60 डिग्री है। और तीसरा क्या कंडीशन है, ये लाइट रे बाहर जाएगी ही नहीं, बल्कि वो अंदर ही बेंट कर जाएगी और 60 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर्म करेगी। समझ गए, यहां पर I विल बिकम टू R, दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बिकम इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट रे मीडियम को पार ही नहीं कर पाएगी, ध्यान दिया मेरी बात को, मीडियम को पार नहीं कर पाएगी। पर यहां जैसे लाइट रे आएगी, यहां पर लाइट रे क्या करेगी, फिर बेंट करेगी, ठीक है ना, यहां लाइट रे क्या करेगी, फिर बेंट कर जाएगी। ध्यान से समझ लीजिए, क्लियर है, ठीक है ना। अब आपको देखना है आगे, अब इसी को चेंज करेंगे, प्रिज्म चेंज करेंगे, आपको पहचानना है क्या होने वाला है और क्यों हो रहा है। क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री, इसका ध्यान रखना है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ध्यान रखना है, दो चीजों का ध्यान रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं, एक और प्रिज्म लेते हैं। इस बार प्रिज्म लिया हुआ है हमने आइसोसिलिस। ये कौन सा प्रिज्म होता है सर, आइसोसिलिस प्रिज्म, आइसोसिलिस, हाँ ये रहा आइसोसिलिस प्रिज्म। इसमें खास बात क्या होती है, यहां एक राइट एंगल होता है और यहां पे है 45 डिग्री, यहां पर है 45 डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं, लाइट रे कहीं से एंटर करते हैं, आपको एरो बना के दे देगा और आपको कहेगा डायग्राम कंप्लीट करो। चलो लाइट रे अज्यूम करते हैं यहां से एंटर कर रही है, ये रही इंसिडेंट रे, जैसे ही आपको दे देगा कहेगा कंप्लीट द डायग्राम, ठीक है। अब जैसे ही लाइट रे एंटर कर रही है, यहां तो देखिए कुछ होना नहीं है, क्योंकि लाइट रे स्ट्रेट चली जाएगी। परपेंडिकुलर लाइट रे क्या करती है, रुकती नहीं है, परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री पर सीधे चली जाती है, ये रूल याद है ना, पहला रिफ्रैक्शन का रूल था, अगर परपेंडिकुलर होगी तो लाइट रे पार कर जाएगी। अब लाइट रे यहां जैसे ही इस मीडियम को स्ट्राइक करेगी, यहां पर 45 डिग्री, कौन सा डिग्री, 45 डिग्री फॉर्म करेगी ना, 45 डिग्री याद करिए। और 45 डिग्री कैसा एंगल है, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 डिग्री है, जो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। देखिए क्रिटिकल एंगल कितना बताया था इसका, 42 डिग्री। अब क्या होगा, लाइट रे 45 डिग्री पर ही, कितने, 45 डिग्री पर ही बेंट कर जाएगी। तो यहां 45 डिग्री, यहां 45 डिग्री, ठीक है ना। इस केस में हो जाएगा फिर से टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया क्यों वापस अंदर आ गई लाइट रे, नीचे आ गई, पार क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि इसमें हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट रे मीडियम को क्रॉस नहीं कर पाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में अपने ही मीडियम में आ जाती है। शर्त यह होनी चाहिए कि लाइट रे का इंसिडेंस एंगल बड़ा होना चाहिए, लाइट रे डेंसर से रेयरर की तरफ जानी चाहिए, ये कंडीशन पूरी होगी तभी हो पाएगा। चलो और आगे देखते हैं इसी डायग्राम को, यस एक बार और एक्सप्लोर करते हैं। अब आते हैं कि अब ये वाला जो प्रिज्म है वो है एक राइट एंगल्ड प्रिज्म, जिसमें 60 30 90 डिग्री है। क्या है इस बार डिग्री में, एक तरफ है 30 डिग्री, एक तरफ है 60 डिग्री और इधर 90, तो ये राइट एंगल प्रिज्म तो है, पक्का है, ठीक है। बट ध्यान देने लायक बात क्या है, लाइट रे कहां से एंटर कर रही है, एरो कहां से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चलिए अज्यूम करते हैं लाइट रे एंटर कर रही है यहां से देखिए, तो जहां से लाइट रे एंटर कर रही है, मैंने कहा था एंट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लाइट रे एंटर कर रही है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, यहां पे इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर यस नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहीं से आ जाएगा, आपका आई 60 डिग्री होगा, हाँ या ना, अरे भाई होगा, बताया तो था कि कहां से लाइट रे एंटर कर रही है आपको देखना है, वहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाएगा। जैसे ही आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया 60 डिग्री, अब आपने देख लिया कि इसका क्रिटिकल एंगल तो 42 डिग्री होता है। अगेन कंडीशन पूरी हो रही है, कंडीशन क्या पूरी हो रही है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, देख लीजिए ग्लास के अंदर है आप, डेंसर है और बाहर क्या है, रेयर है। इस बार भी लाइट रे क्या करेगी, पार नहीं कर पाएगी, बल्कि सेम मीडियम में आ जाएगी, नहीं पार कर पाएगी लाइट रे, ऊपर जा ही नहीं पाएगी, समझ में आया ना क्यों, यहां लाइट रे फिर बेंट कर जाएगी और 60 डिग्री पर ही बेंट करेगी, क्योंकि इस केस में जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, एंगल आई विल बिकम टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो ये भी 60 डिग्री हो गया आर आपका।
अब लाइट रे कहां पहुंच रही है, देखो ध्यान से। अब लाइट रे जहां पहुंच रही है, जिस सरफेस से पहुंच रही है, वहां पे क्या होने वाला है उसके साथ, यहां पे लाइट रे फिर डेंसर मीडियम पर है और उसको जाना है रेयरर की तरफ। पर यहां पर जो वो एंगल बनाएगी वो 60 नहीं होगा। कितना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर, कितना होगा, 30 डिग्री। क्यों सर 30 डिग्री क्यों होगा, देखो लाइट रे किसके नजदीक है, इस 30 डिग्री के नजदीक है। यहां पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, और जब 30 डिग्री होगा तो इसका मतलब है ये नॉर्मल रिफ्रैक्शन करेगी। नॉर्मल रिफ्रैक्शन का क्या रूल है, व्हेन लाइट रे पास फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या करती है, डी टू आर, मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये लाइट रे क्या करेगी, ये लाइट रे ऐसे चली जाएगी। नॉर्मल ये रहा हमारा, देखिए नॉर्मल से दूर चले गई। क्लियर है, समझ में आ गया पक्का। यहां देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लगा, और यहां पे लगा, यहां पे क्या लगा, नॉर्मल रिफ्रैक्शन लगा। एक केस और बताऊंगा और फिर चलेंगे ढेर सारे ऐसे अमेजिंग क्वेश्चंस देखने जो शायद आपने अभी तक सॉल्व नहीं किए थे। हाँ, आप ऐसे ही क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करिए, आपके पूरे पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए एक और समझते हैं कंसेप्ट। अगर एक लाइट रे, ठीक है, एक ऐसे ग्लास ब्लॉक से मूव करते हुए जा रही है, ये रहा एक ग्लास ब्लॉक, मतलब डेंसर मीडियम, ग्लास हो गया तो डेंसर हो गया। अब लाइट रे इस डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, और यहां पर इस डेंसर मीडियम पर इंसिडेंट रे जो है इसका एंगल है 42 डिग्री। क्या मैंने एंगल लिखा, ग्लास बता दिया, पहली चीज सरफेस का नाम ग्लास है, और मैंने बता दिया इंसिडेंट रे मेरा कितना है, 42 डिग्री है। तो आप कहेगा डायग्राम कंप्लीट करो। अब क्या समझ गए, क्योंकि ग्लास की बात कर रहे हैं, ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। उस केस में लाइट रे क्या करेगी, सरफेस को पार ही नहीं कर पाएगी, बल्कि ऑन दी मीडियन ऑफ द टू सरफेस, एट द मिडिल ऑफ द टू सेपरेटिंग सरफेस पे ही लाइट रे मुड़ जाएगी। मतलब यहां पर वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री फॉर्म कर जाएगी। काम खत्म। सोचो, जो मैं कह रहा हूं उसको आपको सोचना पड़ेगा, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, समझना है, और कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। आप ऐसे ही आंसर बना लोगे, थोड़ा सा बस आंखें खुली रखो, कंसेप्ट को ध्यान दो, एकदम आपको आ जाएगा। चलिए अब आपको ले चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ये अमेजिंग क्वेश्चंस आपके पास स्क्रीन पे आ रहे हैं। एक एग्जांपल के रूप में देखिए, ये इक्विलैटरल प्रिज्म है, और यहां पर हो रहा है क्या, पोजीशन चेंज। जो लाइट रे PQ जा रही है, वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या बन जा रही है, PQ के बाद QP बन जा रही है। इस केस में ये एक इरेक्टिंग प्रिज्म के रूप में काम आता है, इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट करने के काम आता है। ये है कौन सा प्रिज्म, ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करने वाला इक्विलैटरल प्रिज्म। सारे एंगल 60 पे होंगे, तो सॉरी, सारे एंगल किस पे हैं, नहीं, राइट एंगल प्रिज्म है और आइसोसेलेस प्रिज्म है। और ये वाला प्रिज्म देखिए, इक्विलैटरल वाला प्रिज्म देखिए, जिसमें सारे एंगल किस पे हैं, 60 डिग्री पर हैं। सारे एंगल 60 डिग्री पर हैं, लाइट रे एंटर कर रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री मिल गया आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। अब जैसे ही आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल से जैसे ही ग्रेटर हो जाएगा तो लाइट रे क्या करेगी, सरफेस को पार नहीं कर पाएगी। ये लाइट रे यहां नहीं आ पाएगी, हाँ, मीडियम को पार ही नहीं कर पाएगी, रिफ्रैक्शन नहीं कर पाएगी, बल्कि रिफ्लेक्शन करेगी, सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगी, इसलिए अंदर ही रह जाएगी। और कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, 60 का एंगल बनाएगी। सो I बिकम्स इक्वल टू R, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाए। क्लियर है, चलिए ये तो मैंने सारे डायग्राम्स दिखा दिए थे ना आपको। आइए अब क्वेश्चन शुरू होता है। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया, द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय एन इक्विलैटरल प्रिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड नहीं करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। अभी तो फॉर्मूला था 2I माइनस ए, याद है ना, फॉर्मूला दिया था ना। और किस पे डिपेंड नहीं करता है, नहीं करता है, पूछा है साइज ऑफ द प्रिज्म पे डिपेंड नहीं करता, नहीं, प्रिज्म छोटा बड़ा ले लीजिए, उस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पे डिपेंड करता है, मटेरियल का रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है इसीलिए उस पे डिपेंड करता है, और कलर पे भी डिपेंड करता है। आपको तो मालूम ही है, सबसे ज्यादा लाइट बेंड करती है कौन से कलर में, वॉयलेट कलर में, और सबसे कम बेंड करती है रेड कलर में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म और कलर पे डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन 2। हाँ, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ डायमंड, कह रहा है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, इसकी बेंड करने की एबिलिटी। याद रखिएगा, डायमंड सबसे ज्यादा ग्लिटर करता है, शाइन करता है। कभी सोचा है क्यों? एक सिंगल रे ऑफ लाइट जब डायमंड के अंदर एंटर करती है तो वो 2.4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। इतनी ज्यादा वो लाइट को क्या करता है, बेंड करता है। कई बार लाइट क्या होती है, उसमें डेविएट होती है, और इसीलिए क्या होता है, वो बहुत प्रकाशवान होता है। एक सी जरा सी भी रोशनी उसके अंदर घुसती है और उसे चमका देती है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.4। कह रहा है इसका क्या मीनिंग है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग मैंने बताया था, देखो यार सिंबल लिखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C अपॉन V। ये C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो अगर यहां पर 2.4 लिख दें, ध्यान से देखिए,
यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह 2.4 लिख दें तो क्या हो जाएगा, 2.4 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ डायमंड। तो डायमंड की स्पीड को 2.4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो बन जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। समझ में आया? आओ देखिए कहां लिखा है। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट 1/24 है। जी नहीं, स्पीड ऑफ लाइट कम नहीं होती है, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है वैक्यूम में। यहां तो कह रहा है कम है ना, पहला पॉइंट गलत हो गया। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.4 टाइम्स, नहीं, डायमंड की लाइट की स्पीड कम है, वैक्यूम की लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है, इसीलिए वैक्यूम ऊपर है। ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सबसे ज्यादा होगी। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 2.4 टाइम्स, यही हमारा आंसर है। वो इससे पता चलेगा। देखिए इसका नाम है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये डायमंड जो है वो वी के सिंबल के रूप में स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट को मल्टीप्लाई कर दिया 2.4 से, ये रहा। समझ में आ गया? ऑप्शन सी आपका होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको थर्ड क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। मैं बार बार कहूंगा, जब तक आंखें खुली नहीं रखोगे, जब तक ध्यान नहीं दोगे इस टाइप के क्वेश्चन पे, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ, एकदम सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपने बस धड़ाधड़ क्या किया, रट के जाके लिख दिया और नंबर मिल जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं आने वाला है। चलिए, रे ऑफ लाइट आई एम, हाँ इसका नाम है इंसिडेंट रे। देख लीजिए, आई एम इंसिडेंट रे है। चलिए फिर क्या करना है, ऑन अ ग्लास स्लैब ABCD, चलिए वो भी दिख गया है। क्या करना है, इमरजेंट रे आपको इसमें से बतानी है। आपको बताना है इसमें से इमरजेंट रे इतनी सारी निकली हुई है। एक निकली हुई है NS, जी नहीं हो सकती। एक निकली दिख रही है NR, वो भी नहीं हो सकती। सर आप पहचानेंगे कैसे कि इमरजेंट रे कैसी है? इसके लिए थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा मेरी बात को। एक ग्लास स्लैब, एक क्यूबॉइडल ग्लास होता है, एक क्यूबॉइडल सरफेस होती है, इसमें 6 सरफेस होती हैं। अगर लाइट रे जो आ रही है, ठीक है, ये लाइट रे क्या करती है, अंदर जाकर के पहले बेंट होती है, बाहर जाके फिर क्या होती है, इमर्ज आउट हो जाती है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, अगेन इमरजेंट रे, रिफ्रैक्टेड के बाद इमरजेंट रे। तो अगर इस, ध्यान से देखिएगा, इस लाइट की बात कर रहे हैं, यहां पर अगर ये इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस कर देते, प्रोड्यूस मतलब इसको इलोंगेट कर देते, तो ये दोनों पैरेलल होता। समझ में आया? ये लाइट जो इमरजेंट रे है वो पैरेलल टू द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड होती है। तो आपके पास एक लाइट रे दिख ही रही है, दिख रही है लाइट रे, ये इंसिडेंट रे है, इससे पैरेलल यही लाइन रे बन रही है। कौन सी? NQ। देख लीजिए ये पैरेलल दिख रही है कि नहीं, देखिए ध्यान से, NQ इज पैरेलल टू दिस, सो योर आंसर शुड बी NQ। कौन सी इमरजेंट रे होगी? NQ। अच्छा, इन दोनों के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। याद कर लीजिए, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेटरल डिस्प्लेसमेंट के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़े, चलिए आइए, इसके बाद क्वेश्चन में पार्ट्स हैं क्या? अच्छा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला, फ्रीक्वेंसी चेंजेस, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज चेंजेस व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। पहली चीज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती है। ठीक है, जब लाइट रे वन मीडियम टू अंदर जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज करती है। क्या चेंज करती है? स्पीड ऑफ लाइट चेंज करती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय लाइट की स्पीड चेंज होती है, और इसी चेंज इन स्पीड की वजह से लाइट बेंड कर जाती है। हाँ, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप एक ऐसे रोड पे जा रहे हैं जो एकदम प्लेन रोड है, आपकी गाड़ी बहुत तेज चल रही है, पर अचानक आप ऐसे रास्ते पे आ जाते हैं जहां मट्टी है, कीचड़ है, दलदल है। सोचिए क्या आप सेम स्पीड मेंटेन कर पाएंगे? नहीं नहीं, तुम तो गिर जाओगे, है ना। अगर सेम स्पीड के चक्कर में रहोगे, पक्का दलदल में, गड्ढे में पक्का जाओगे। तो लाइट, अभी यही रूल है, ठीक है। हाँ, लाइट गड्ढे में नहीं जाएगी। तो absorption of light when it strikes the surface of the medium is called, absorption को refraction नहीं कहते हैं। ये दो स्टेटमेंट तो गलत साबित हो गए, ठीक है ना। बेंडिंग ऑफ लाइट को कहते हैं रिफ्रैक्शन। दो मिल गया। तीसरा क्या है, आइए देखते हैं। देखिए स्पेसिमेन पेपर का आया क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर। सही बात है, अगर ऑप्टिकल मीडियम की डेंसिटी अलग अलग है तो पक्का स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, और यही रिफ्रैक्शन कहता भी है। तो आपका ऑप्शन सी सही लग रहा है। आइए डी भी पढ़ लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज व्हेन इट एंटर्स, तो ये तो पहली बात गलत लिख दिया। जब मीडियम चेंज हो गया तो ऑब्वियस बात है ऑप्शन सी ही आपका सही है। सो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस सी आपका ऑप्शन सही है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं, 5 वाला क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, व्हेन अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर। ध्यान से सुनिएगा, ये वही क्वेश्चन है जो मैं बार बार दिखा रहा था आपको। लाइट रे डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी तो हमेशा अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। क्लियर? याद रखोगे इसको, कहां है ऐसा? देखिए, व्हेन लाइट रे एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, लाइट रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, जी नहीं, अवे फ्रॉम नॉर्मल दिया नहीं है, ठीक है। और ध्यान से देखो, एक और चीज देख सकते हो उसमें, इसका जो एंगल आई है और एंगल आर, एंगल आई इज लेस देन एंगल आर, ये भी दिखाई दे रहा है ना। क्या कहते हैं, अब आपको क्या देखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
एकदम सही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से छोटा होता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं और आपको ले चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से, साफ साफ दिख रहा है लाइट रे कहां से कहां जा रही है, एरो को ध्यान दीजिए। देखिए लाइट रे वाटर से एयर की तरफ जा रही है, और वाटर कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। वाटर है डेंसर मीडियम, सर डेंसर, हाँ मैंने बताया था कि वाटर की स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट होती है 2.25, क्या 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। और एयर में स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो ये हो गया डेंसर मीडियम, ये हो गया रेयर मीडियम। लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, क्या होगा, रूल तो वही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। इसका मतलब है आपका डायग्राम ये वाला सही होगा, सी वाला सही होगा, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, ये तभी होगा जब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा। क्या क्वेश्चन है देखिए, बी इज इंसिडेंट रे, नहीं बी तो काम ही गड़बड़ है, बी का तो नाम ही गड़बड़ है। आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है, ए इज इंसिडेंट रे, हाँ ए इंसिडेंट रे है, ये हम जानते हैं। और ये जो सी है ये है रिफ्रैक्टेड रे, कहां लिखा है, ये रहा लास्ट ऑप्शन, देखिए यही ऑप्शन सही दिख रहा है। क्या कहते हैं, ऑप्शन डी सही दिख रहा है ना आपका। चलिए फटाफट आगे कर जाते हैं, आपको अब आगे ले चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ बोथ द मीडियम्स आर सेम। देखिए जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम होगा तो लाइट रे बेंड ही नहीं करेगी ना, लाइट रे स्ट्रेट पास कर जाएगी, ठीक है। दो कंडीशन में लाइट रे स्ट्रेट पास कर सकती है, सुन लीजिए मेरी बात फिर से, दो कंडीशन में लाइट रे स्ट्रेट पास कर जाएगी। पहला, व्हेन आई इज इक्वल टू 0 आर विल ऑल्सो बिकम 0, इस केस में। और दूसरा केस क्या बताया, व्हेन द बोथ द सरफेस, मतलब ये सरफेस है A1 और ये सरफेस है A2, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही सेम है, लाइट की स्पीड चेंज ही नहीं होगी, इसीलिए वहां पे क्या हो जाएगा, लाइट रे बेंट नहीं करेगी। तो आपसे पूछा है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, आइए स्टेटमेंट देखते हैं। इसका स्टेटमेंट होगा 7th वाले का, ये 4 स्टेटमेंट है। लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू अनदर, इट बेंड्स, मैंने कहा था बेंड नहीं करेगी, क्यों बता दिया बेंड नहीं करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। दूसरा, लाइट रे अगेन बेंड नहीं, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे, या ये भी हो सकता था देयर इज नो चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट, तो भी आपका आंसर वही होता, ना तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, ना डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या होगी, चेंज होगी। क्लियर, सो ऑप्शन सी अनडाउटेडली क्लियर होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आ जाइए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बताता है, जिस पाथ से लाइट रे एंटर की थी और रिफ्रैक्टेड रे बन गई थी, उसी पाथ से वो बाउंस बैक भी कर सकती है। क्या कहता है इसमें, इसमें ऑप्शन बताइए कौन सा सही लग रहा है। हाँ, इसमें ऑप्शन सी को ध्यान से पढ़िए, नहीं ऑप्शन बी को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाना चाहिए। द पाथ ऑफ द लाइट रे इज रिवर्सिबल, यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जिस पाथ से वो रिवर्स कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पास बोर्ड में। आइए, आप सोचेंगे सर सच में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, हाँ आप सोचे थे हम रट के चले जाएंगे, नहीं अब भूल जाइए, अब ये नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए इसमें देखते हैं ध्यान से, आइडेंटिफाई द रिफ्रैक्टेड रे, आपको सिर्फ पहचानना है इसमें कौन सी रिफ्रैक्टेड रे है, एरो से पहचान लिया करो, देखो ये एरो है, ये एरो से पहचाना करो। तो जहां से लाइट रे एंटर कर रही होती है उसका नाम इंसिडेंट रे होता है, जो लाइट रे बेंट होकर के पार चले जाती है इसी का नाम होता है रिफ्रैक्टेड रे। सो योर आंसर इज सी, आपका जवाब होना चाहिए, आंसर है सी। डी कौन सी रे है, हाँ डी वैसे तो नहीं पॉसिबल है पर कह दिया है, डी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड नहीं रिफ्लेक्शन, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आ रहे हैं 11th नहीं 10th, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को आप उम्मीद करिए आपको मिलने वाले हैं। मैंने ये वाला दिखाया था, आइसोसेलेस प्रिज्म, एक ऐसा प्रिज्म जिसमें एक राइट एंगल है और दो एंगल्स 45 डिग्री है। ये जो 45 डिग्री है ना, ये इसका इंसिडेंस एंगल बन जाएगी, यहां पर ये इंसिडेंस एंगल बन जाएगा 45 डिग्री, और क्योंकि प्रिज्म ग्लास का होता है और इसका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, तो आपका जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 से ज्यादा होगा, क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट रे वापस सेम पाथ में आ जाएगी, लाइट रे वापस यहां आ जाएगी। क्लियर, लाइट रे क्या करेगी, पार जाएगी नहीं, 45 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया है, रिफ्रैक्शन का बना देगी। हम इस फिनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तीनों कंडीशंस पूरी कर रहा है। पहला, डेंसर टू रेयर जा रही लाइट रे, देख लीजिए ये डेंसर से रेयर की तरफ लाइट रे बढ़ रही थी। दूसरी कंडीशन, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दोनों कंडीशन हो गई। और तीसरा, लाइट रे सेम पाथ में आ जा रही है, मीडियम पार नहीं कर पा रही है, एंगल आई इज बिकम इक्वल टू एंगल आर। ये तीनों कंडीशंस पूरी हो रही है। मैंने कहा था पूछूंगा आपसे, बार बार कहा था, इसीलिए कह रहा था, इसी पे बेस्ड डायग्राम से
जब आप इस कंसेप्ट को समझेंगे तभी आप ये डायग्राम भी सॉल्व कर पाएंगे, बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11th क्वेश्चन देखते हैं। आइए, इन दी पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, याद होगा प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन मैंने बताया था, क्या होगा? देखिए कंडीशन कर रहा है एक तरह से। पहला चीज, जब एंगल ऑफ डेविएशन का मिनिमम पोजीशन होता है उस समय फॉर्मूला क्या लगता है? एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम व्हेन 2i माइनस ए होता है। एक कंडीशन तो ये बताया था। दूसरा क्या बताया था कि रिफ्रैक्टेड रे, देखिए ऑप्शन ए पहला ही पूरा हो रहा है। क्या बताया था? रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द बेस। और क्या बताया था? एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। आई और ई इक्वल होते हैं, यहां पर ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है ना? यहां लिखा है डेविएशन रिफ्लेक्शन के बराबर होते हैं, नहीं नहीं नहीं। सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें आप कितना आंसर मुझे बता पा रहे हैं। आइए इसको देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है? चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है नेचर पर ऑफ मटेरियल। जी हां, एकदम डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मटेरियल डेंसर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस होगा। ध्यान से सुना मेरी बात को। और दूसरा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ लाइट। तो यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, इसीलिए इस पे डिपेंड करेगा। और तीसरा क्या है? कलर। ये तो मैंने बताया था कि कलर जो वॉयलेट है उसका सबसे ज्यादा लाइट बेंड करती है, उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे मैक्सिमम होगा कलर लाइट में, और रेड लाइट का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे मिनिमम होगा। तो इसका मतलब तीनों पे डिपेंड करता है। आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? आपका ऑप्शन होना चाहिए बी वाला, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इन तीनों पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए, ऐसा सोचा नहीं था ना आपने? आइए, क्वेश्चन क्या है? द फिनोमिना ऑफ मिराज अकर्स इन। ये मिराज क्या होता है? मिराज, दृष्टि भ्रम, ये क्या होता है? जो रेगिस्तान में लोग जा रहे होते हैं, ऊंट पे बैठे होते हैं, तो उसे दूर पानी दिखाई देने लगता है, उसे लगता है ढेर सारा पानी है। हाँ, आपको भी मिराज कभी कभी हो जाता है, जब आप कभी हाईवे पे जा रहे होते हैं और आपको लगता है सड़क पे पानी गिरा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, गर्मी का दिन होना चाहिए, गर्मी के दिनों में आपको सड़क पे पानी दिखाई देगा। हाँ, कभी महसूस करिएगा। अब जब आप नजदीक जाते हैं, देखते हैं अरे वहां तो पानी नहीं है, तो वो मिराज है। मिराज क्यों है? क्योंकि वो स्काई को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए जमीन पे पानी नजर आता है। तो ये क्या फिनोमिना है? ये फिनोमिना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ठीक है? ये रीजन की वजह से आपको मिराज दिखाई देता है, समझ गए? दृष्टि भ्रम दिखाई देता है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं क्वेश्चन 14 पर। 13 हो गया, अब 14 ले चलते हैं। ये रहा आपके पास 14। अब आ गया न्यूमेरिकल। हाँ, इस न्यूमेरिकल को करना है, पहले इस फॉर्मूले को देख ले। हाँ, फॉर्मूला मैं आपके लिए स्क्रीन पे लिख दे रहा हूं, यहां पे रहा। फॉर्मूला क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपने अभी तक नहीं देखा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। सर ये क्या होता है? रियल डेप्थ क्या होती है, अपैरेंट डेप्थ क्या होती है? आइए समझाते हैं। एक ग्लास है, ध्यान से देखिए, एक ग्लास है, आपने इस ग्लास में कॉइन रख दिया, ठीक है? ये जो कॉइन है वो वाटर से अज्यूम करते हैं 100 सेंटीमीटर नीचे है। कितना है इसका डेप्थ? 100 सेंटीमीटर। और जब आप इसमें वाटर भर देते हैं, इस ग्लास में पानी भर देने पे क्या होता है? ये कॉइन हमें अपसाइड दिखाई देने लगता है। ये कॉइन हमें लगता है कि यहां पर है, हमें लगता है कि यहां पर है। तो ये जो लगने वाली जो डिस्टेंस है, ये डेप्थ है, इसका नाम है अपैरेंट डेप्थ। लेट्स अज्यूम अपैरेंट डेप्थ है 80 सेंटीमीटर। तो द कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड, कॉइन अपीयर्स टू बी बिगर, व्हाई? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, ठीक है ना? क्या हो रहा है इसमें फिनोमेना? लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, बाहर से, ये पानी के अंदर से बाहर की तरफ जा रही है, इसीलिए लाइट रे क्या हो रही है? बेंट हो रही है। तो ये जो कॉइन है ये इमर्ज्ड दिखाई, अपवर्ड दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, समझ गए? इसको कहते हैं अपैरेंट डेप्थ। तो फॉर्मूला आप याद कर लोगे। एक और फॉर्मूला हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। कहा था फॉर्मूला नहीं है सर इस चैप्टर में, देख लो न्यूमेरिकल। अब आपके पास न्यूमेरिकल क्या है ये देखें, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल, अ पॉन्ड अपीयर्स टू बी 2.4 मीटर डीप। तो पॉन्ड की डेप्थ दे दिया, मतलब रियल डेप्थ दे दिया। अच्छा, अपीयर लिखा है, ओ रियल डेप्थ नहीं है, अपीयर लिखा है। अपॉन अपीयर, अपीयर मतलब होता है अपैरेंट डेप्थ। क्या है ये? अपैरेंट डेप्थ। और क्या दे दिया? क्या दिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया पानी का 4/3। क्या पूछ रहा है? एक्चुअल डेप्थ। अब इससे आसान तो नहीं हो सकता, फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, ठीक है? फॉर्मूला क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, रियल डेप्थ आपको नहीं मालूम है, अपैरेंट डेप्थ आपके पास है 2.4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2.4 इंटू 4/3। क्या कहते हैं? अब इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता, आपका जवाब होना चाहिए 3.2 मीटर। तो एक्चुअल डेप्थ होगी 3.2 मीटर। क्लियर है? फॉर्मूला याद कर लेंगे अब आप। चलिए 15th क्वेश्चन आ रहे हैं और इसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देने को तैयार हो जाएंगे।
कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको, शेयर कर दूंगा, आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कहां मिलेंगे क्वेश्चंस? टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं फटाफट, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। द डायग्राम शोज द पाथ ऑफ द लाइट रे। कैसा प्रिज्म है? राइट एंगल्ड प्रिज्म है, क्लियर है। राइट एंगल प्रिज्म है, क्रिटिकल एंगल बता दिया है, नहीं भी बताया होता तो मुझे याद होना चाहिए, क्लियर है। साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर 60 डिग्री है, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है। जैसे ही आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 पता चल गया तो ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, फिर क्या लगेगा? फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का रूल लग जाएगा। लाइट रे पार ही नहीं कर पाएगी, बल्कि इसी मीडियम पर आ जाएगी। लाइट रे इसी मीडियम पे आ जाएगी। अगर यहां 60 बनाया है तो यहां पे 60 डिग्री ही बनाएगी। क्या कहते हैं? यही होगा। तो पूछा क्या है? द एंगल ऑफ द प्रिज्म क्या होगा? तो हमें मालूम है इसका एंगल 60 डिग्री होगा। सर कैसे मालूम 60 होगा इसका आंसर? देखिए ध्यान से, अगर यहां 60 डिग्री है यहां पर, तो ये एंगल कहां से आया? यहां से आया। आपको याद है कि नहीं? यहां से आया, यहां पर है 60 डिग्री, ओ तो यहां पे होगा 30 डिग्री। सारे एंगल पहचान लो, देख लो। एंगल एट सी पूछा है, एंगल एट ए नहीं पूछा है, एंगल एट सी पूछा है। अगर मुझसे पूछता एंगल एट ए कितना है तो मेरा जवाब होता 60 डिग्री। कैसे? इससे पहचाना। मैंने कहा था जहां से लाइट रे एंटर करती है, जहां से ये इंसिडेंट एंगल मिलता है, वो कहां से मिलता है? जिस साइड से वो एंटर करती है। तो अगर यहां 60 डिग्री है तो जरूर यहां पे एंगल कितना रहा होगा? 60 रहा होगा। ये रूल याद था ना, मैंने बताया था ना कि किस साइड से लाइट रे एंटर कर रही है वहीं से उसको एंगल मिलता है। इंसिडेंस एंगल यहां पे आ गया 60, तो ये 90 डिग्री बना है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में कितना बचा भाई? 180 डिग्री में 30 डिग्री बची। पर पूछा कौन सा एंगल है? एंगल सी पूछ रहा है, एंगल ए नहीं पूछ रहा है। ए पूछता तो मैं कहता आंसर है 60 डिग्री। पूछा है एंगल सी, सो आपके पास जवाब होना चाहिए 30 डिग्री। क्लियर? पक्का समझ में आ गया? एक और चीज देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज द करेक्ट पाथ। अब आपको 4 डायग्राम देगा, आपको देखना है इसमें से करेक्ट पाथ। 4 डायग्राम देगा, आपको करेक्ट पाथ देख के बताना है। ध्यान से देखिएगा, आपको करेक्ट पाथ बताना है। ए बी सी डी 4 डायग्राम दिख रहे हैं, बताइए कौन सा करेक्ट पाथ है। हाँ बताइए, चॉइस बताइए अपनी। चलिए जब तक आप सोच रहे हैं तब तक मैं आंसर दे दूं। क्या ये हो सकता है? जवाब है नहीं हो सकता है। ये तो एकदम ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये नॉर्मल रिफ्लेक्शन हो रहा है। लाइट रे बाहर चले जा रही है, लाइट रे बाहर तो जाएगी ही नहीं, कंफर्म है। क्यों नहीं लाइट रे बाहर जाएगी? क्योंकि लाइट रे बाहर जाएगी तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। 60 डिग्री है यहां पर भाई, है ना? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होना ही होना है। अच्छा ये कैसा डायग्राम अजीब सा, टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा है। नहीं नहीं, ये पॉसिबल भी नहीं होगा। बचा कौन सा? अनडाउटेडली ऑप्शन बी। आइए देखिए कैसे बी, थोड़ा सा इलेबोरेट करें, बड़ा करें। ये डायग्राम बी कैसे सही होगा हमारा, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको बड़ा कर देते हैं तब समझ में आएगा। यहां पर है एंगल 60 डिग्री, क्लियर। कैसे पता चला? सर इससे पता चल गया, ठीक है। लाइट रे 60 डिग्री के पास से निकल रही थी, एंगल ऑफ 60 डिग्री हो गया। यहां पे एंगल कितना होगा? अगेन 60 डिग्री होगा सर, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। आपका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, इसीलिए 60 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। अभी जैसे ही इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, यहां पर कौन सा एंगल होगा? यहां पर ये वाला एंगल होगा, और ये एंगल क्या है? 30 डिग्री है। निकाला था एंगल सी ना? तो ये जब 30 डिग्री है तो ये तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा छोटा है। यहां पर अब नॉर्मल रूल चलेगा। नॉर्मल रूल क्या है कि व्हेन लाइट रे मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। यहां पे 30 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल तो 42 डिग्री होता है, इससे बहुत छोटा है ये एंगल, इसीलिए लाइट रे क्या कर रही है? इस नॉर्मल से अवे चले जा रही है। सो ये डायग्राम सही है, क्लियर है, पक्का समझ में आ गया। अब बाकी बचे क्वेश्चंस आपको हम देने जा रहे हैं। हाँ, आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाइए और सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए है आपके लिए, ये क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये सारे आपके प्रैक्टिस के लिए। एंड एक्सपेक्ट करिए कि ऐसे ही रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। कोई ऐसा मगअप करके या रट करके या बाय रूट लर्निंग आप फिजिक्स को क्वालिफाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे। समझिए, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए, सारे लेसन वीडियोस 1 बाय 1 देखिए, 1 शॉट वीडियोस हमारे देखिए। हाँ, अगर किसी चैप्टर में डाउट है तो बस चैप्टर का नाम लिखो और आगे लिख दो बाय सर तरुण रूपानी। कहां पर? गूगल कर लो या यूट्यूब पे देख लो। बाय, टेक केयर।